हेलो गाइस। तो हमने पिछले वीडियो में जो है हमने परमाणु भौतिकी जो है हमारा चैप्टर चल रहा था और उसके साथ साथ हमने बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल भी हमने देख लिया था, उनकी कमियां देख ली थी और बोर मॉडल की कुछ डेरिवेशन भी हमने किए थे। डेरिवेशन मतलब वो जैसे अपन ने उनकी त्रिज्या निकाली थी, वही कक्षा की त्रिज्या निकाली थी और कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है या वृत्ताकार गति कर रहा है उसके हमने क्या निकाला था, वेग निकाला था। ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो इधर है ना, तो वेग का सूत्र क्या आया था कि वी एन बराबर 2.18 इंटू 10⁶ जेड बटे एन मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारे पास क्या आया था, वेग का सूत्र आया था कि एनवी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन का वेग कितना हुआ, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर प्रति इंटू जेड बटे एन मीटर प्रति सेकंड होगा। अच्छा, एक और चीज ये देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वी एन बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ सी बटे 137 जेड बटे एन मीटर प्रति सेकंड। अच्छा देखो यहाँ पे सी बटे 137 क्या होता है, सी तो होता है हमारा प्रकाश का वेग, जिसको अपन कितना बोलते हैं 3 इंटू 10⁻। तो वी एन बराबर सी बटे 147 जेड बटे एन होता है, और 137 सॉरी जेड बटे एन होता है, और सी का मान जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जब ये मान हम यहाँ रख देंगे तो हमको 2.18 इंटू 10⁶ हमको प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मूल संरचना नियतांक। एक छोटा सा टॉपिक, मूल संरचना नियतांक। इसको किससे बताते हैं, देखो हम अल्फा से दर्शाते हैं इसको, है ना, अल्फा से दर्शाते हैं। और ये क्या होता है कि प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग बटे प्रकाश का वेग, और ये भी है ना हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का वेग बटे प्रकाश का वेग के अनुपात को ही क्या बोलते हैं अपन, मूल संरचना नियतांक बोलते हैं। तो देखो अल्फा बराबर है ना, ये हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो प्रथम कक्षा है, तो देखो जेड बराबर 1 बन जाएगा, एन बराबर 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे सी बटे 147। तो इसमें ऐसा करता हूँ V1 बटे इसको सी कर देता हूँ, V1 का मान क्या रख दूंगा, सी बटे 137 बटे सी हो गया। अच्छा देखो सी बटे 137 इंटू सी बटे 1 है, यहाँ पे 1 बटे सी हो जाएगा, सी से सी कट गया। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे 1 बटे 137, जिसका मान लगभग क्या होता है 0.007299 ये होता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए मूल संरचना नियतांक कितना होता है, 0.00729 हमारे पास प्राप्त होता है। ठीक है, देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल व आवृत्ति हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुम देखो ये दूरी बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, देखो वेग बराबर दूरी बटे समय। बच्चा जानता है इस चीज को, दूरी बटे समय। अच्छा अब देखो ये नाभिक है हमारा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, आर एन मान के चलते हैं अपन, इसका वेग कितना है, वी एन मान के चलते हैं। अच्छा वेग की जगह तो वी एन लिख देंगे, दूरी की जगह कुल दूरी कितनी है, परिधि के बराबर, तो 2 पाई आर एन हमारे पास हो जाएगा, और समय को टी एन लिख देंगे, और टी एन की क्या होगा हमारे पास, टी एन बराबर आवर्तकाल होगा, मतलब पूरा एक चक्कर करने में कितना समय उसको लगा। ठीक है, तो यहां से देखो इस जगह से देखो टी एन बराबर, टी एन का सूत्र क्या आएगा, 2 पाई आर एन बटे वी एन, इसको बोलते हैं समीकरण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आर एन और वी एन का मतलब त्रिज्या और वेग का मान रख के इसका टी एन का मान ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आवर्तकाल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं, हम जानते हैं देखो आर एन बराबर क्या होता है, मैंने तो बोला था सूत्र याद करने, तो क्या होता है देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये तो क्या किसका हमारे पास, त्रिज्या का सूत्र। उसके बाद वेग का क्या होता है 2 पाई एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये हमारे पास क्या होते हैं, त्रिज्या और वेग के सूत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा आ जाओ इधर।
ठीक है, अब देखो हम इसका मान रख देते हैं समीकरण एक में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर आ जाओ। देखो टी एन बराबर क्या होगा 2 पाई। अब देखो ऊपर अंश में कौन है आर एन, तो आर एन का मान लिया ऐसे लिख देंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे किसका मान, वेग का मान। और वेग का मान क्या रखेंगे, उल्टा रखेंगे। क्यों, क्योंकि वेग कहाँ पे, हर में है, तो उल्टा रखेंगे। तो उल्टा रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, नीचे लिख देंगे एन, नीचे लिख देंगे जैसे लिख देंगे हम क्या 2 पाई एम के जेड ई स्क्वायर बटे इधर आ जाएगा एन एच। अब जो भी कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। देखो इस 2 पाई से ये 2 पाई जो है कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बचा हमारे पास टी एन बराबर, ऊपर तो एन स्क्वायर इधर था, एन इधर था, तो एन क्यू, एच स्क्वायर इधर है, एच इधर है, तो ये हो गया एच क्यू बटे, अब देखो 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद के स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसका सूत्र आ गया, आवर्तकाल का हमारे पास सूत्र आ गया है। इसको बोल देते हैं अपन समीकरण जो है चौथी समीकरण, इसको बोल देते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, के बराबर हम जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम जानते हैं 1/k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इतना समझते हो सब, है ना, उल्टा भी कर दिया और स्क्वायर भी कर दिया। ठीक है, तो इसका बराबर में क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब इसका मान हम जो है हम यहाँ रख सकते हैं। तो देखो टी एन बराबर एन क्यू एच क्यू बटे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, के स्क्वायर का मान बाद में रखेंगे, जेड स्क्वायर ई की पावर 4। अब देखो यहाँ 1/k स्क्वायर है, तो 1/k स्क्वायर का मान ये रहा 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। इसको ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे तो 16 से गया 4 बार। ठीक है, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो कट ही गया। ठीक है, तो टी एन का एप्सिलॉन नॉट के पदों में जो सूत्र आएगा वो कैसा आएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यू एच क्यू बटे एम स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी फॉर्म में आ गया, किसके रूप में आ गया, एप्सिलॉन नॉट के पदों के रूप में आ गया। इसको बोलते हैं समीकरण 5। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो टी एन जो है हम देख सकते हैं एन क्यूब के और समानुपाती है। देखो एन क्यूब के समानुपाती है और जेड स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, ऐसा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो ये तो हमारा क्या होगा, आवर्तकाल हो गया। अब आवर्तकाल से यदि हमको आवृत्ति ज्ञात करनी होती है तो दोनों के बीच का संबंध स्थापित कर लो। क्या है संबंध, कि आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, आवर्त काल। अब आवृत्ति को न्यू से बताते हैं ना, न्यू एन से बोल दो या एफ एन से बोल दो, तो न्यू एन बराबर 1/, आ जाएगा टी एन। तो उसका मान क्या रख रखेंगे, देखो समीकरण 4 से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, समीकरण 4 से न्यू एन बराबर, ये देखो न्यू है, न्यू का मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे करके इसको घुमाना है थोड़ा सा ऐसे करके, है ना। ठीक है, और वी मैं अलग लिखता हूँ, ये देखो वी में यहाँ से इसके पूंछ निकलती है इधर से, ठीक है, और इसमें ये इधर घूम जाता है। ठीक है, तो न्यू और वी में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो न्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दो तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे यहाँ आ जाएगा एन क्यू एच क्यू। तो ये हो गया एक तो किस के रूप में, के पदों में। ठीक है, और अगर मैं समीकरण 5 से जाऊं तो क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से न्यू एन बराबर, देखो उसका भी उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर 4 जेड स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन क्यू और एच क्यू। तो ये हमारे पास आवृत्ति के भी सूत्र आ गए। अच्छा अब देखो यहाँ से आवृत्ति जो है वो किसके समानुपाती है, जेड स्क्वायर के समानुपाती है और एन क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है ना। ठीक है, तो बच्चों देखो है ना, इस जगह थोड़ी सी गलती हुई हमसे, यहाँ पे क्या होगा 4 चौक 16 होता है तो यहाँ 4 भी आएगा ऊपर, है ना। एप्सिलॉन बहुत से बच्चों नोटिस भी कर लिया होगा, है ना। अब ये तो ऑनलाइन क्लास है, उसमें बोल तो सकते ही नहीं बीच में, वरना मुझे पता है तुम तो क्लास में तो रोक देते हो।
है ना। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो 4 एप्सिलॉन नॉट जो है n क्यूब h क्यूब। अब सब सही है ना, ठीक है। चलो तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रथम कक्षा में, द्वितीय कक्षा में है ना, तो उसकी ऊर्जा जो है कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, दो प्रकार की ऊर्जा होगी हमारे पास। कुल ऊर्जा जो होगी वो हमको कहाँ से मिलेगी, स्थितिज ऊर्जा से मिलेगी और गतिज ऊर्जा से भी मिलेगी। क्योंकि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, इसका मतलब उसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। वो गतिज ऊर्जा का मान हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 1/2 mv² से, ठीक है। और उसके बाद स्थितिज ऊर्जा कहाँ से आएगी, स्थितिज ऊर्जा हमको प्राप्त होगी जो आकर्षण ऊर्जा है उससे, जो कूलाम आकर्षण बल लग रहा है उससे हमको प्राप्त होगी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। जो कि किस किस के बीच में कार्य रहते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्य रहते हैं। तो कुल ऊर्जा जो है इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए हम बात करते हैं। देखो कुल ऊर्जा जो है, कुल ऊर्जा को मैं बोल देता हूँ TE से बता देता हूँ, है ना, या फिर E भी लिख सकते हो। E का मतलब क्या होगा, टोटल एनर्जी, है ना, बराबर K प्लस U, ठीक है। K क्या है यहाँ पे, स्थित गतिज ऊर्जा, सॉरी, ये क्या है हमारे पास, गतिज ऊर्जा, और U क्या है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अब इन दोनों ऊर्जाओं में क्या करेंगे, अलग अलग मान निकाल लेंगे। तो देखो Kn गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा Kn, n की कक्षा की गतिज ऊर्जा बात कर रहा हूँ मैं, 1/2 mv² इसका मान हो जाएगा, ठीक है। इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 1, इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 2। अब हमको किसका मान निकालना है, Vn² का मान जो है यहाँ रखना है। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, देखो बोर की प्रथम अवधारणा, बोर की प्रथम अवधारणा क्या है, बोर की प्रथम अवधारणा कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r जो होता है वो किसके बराबर होता है, कूलाम आकर्षण बल के बराबर होता है। मतलब mvn²/rn बराबर k Ze²/rn का स्क्वायर, एक Rn से एक Rn जो है कट जाएगा, क्या बचेगा, mvn² बराबर k Ze²/rn। तो देखो मुझे किसका मान चाहिए था, mvn² का मान चाहिए था, और मेरे पास mvn² का मान प्राप्त हो गया है, कितना, k Ze²/rn। इसको बोलता हूँ समीकरण 3, ठीक है। तो यहाँ से समीकरण 2 और 3 से क्या हुआ, समीकरण 2 और 3 से हमारे पास गतिज ऊर्जा का मान आ गया Kn बराबर 1/2, लिख दूंगा मैं क्या, kZe²/rn। ये याद रखना, ये m इंटू Vn का मान है, ये पूरा हट जाएगा और ये पूरा इस जगह पे आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो गई, अब ये Rn का मान है ना, हम बाद में डालेंगे जब हमको इसका मान पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो Kn इसको समीकरण 4 बोल देते हैं। अब ऐसे हमको क्या करनी है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो सॉरी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा देखो, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अच्छा स्थितिज ऊर्जा क्या है, अभी तो मैं सूत्र याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें सीधा सा सूत्र बता देता हूँ। UN बराबर क्या होता है, KQ1 Q2/r², मतलब Rn², ये होता है, ठीक है। सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा। अच्छा देखो अब यहाँ पे क्या है, Q1 बराबर तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर नाभिक पे आवेश, नाभिक पे आवेश कितना था, +Ze, ठीक है। उसके बाद Q2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का E। ये याद रखना, यहाँ पे जो आवेश रखते हैं वो चिन्हों के साथ रखे जाते हैं, क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन जो घूर्णन कर रहा है, सॉरी वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है, जिसकी हमको कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। और ये हो गया हमारा नाभिक का कुल आवेश, ठीक है। तो UN का मान कितना आ गया हमारे पास, -kZe²/rn। इतना सबको समझ में आया, इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 5, ठीक है। अब देखो कुल ऊर्जा के लिए समीकरण 1 से, समीकरण 1, 4 व 5 से ऐसे देखो, तो En बोल दूं मैं इसको, कुल ऊर्जा को En बोल दूंगा, यहाँ पे वैसा करते हैं En करते हैं, ठीक है। E यहाँ पे Kn कर देंगे, फिर यहाँ UN कर देंगे। तो En बराबर क्या होगा था हमारे पास, Kn प्लस UN। Kn का मान कितना, ये ना 1/2 kZe²/rn, फिर प्लस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस kZe²/rn। अच्छा बताओ कुछ कॉमन आ रहा है, सारी चीजें तो कॉमन आ रही है, क्या बच रहा है, क्या कॉमन आ रहा है,
जेड ई स्क्वायर बटे आर एन हमारे पास कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा माइनस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 माइनस 1। अब ये देखो 1 में से 1/2 घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, तो ई एन बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे 2r_n। ये हमारे पास किसका सूत्र हो जाएगा, कुल ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, जिसको समीकरण 6 में बोल देता हूँ। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, आर एन का मान हमको अभी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r_n। अच्छा, आर एन मतलब त्रिज्या का मान रख देते हैं भाई। देखो मैंने बोला था ये सूत्र भी याद कर लेना। तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इस मान को इसमें रख देते हैं। ठीक है, ई एन बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे 2। अब देखो इधर 1/r है तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा अपने को। उल्टा करके लिखो इसको, तो लिखते हैं इसको, मतलब एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो नीचे आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो नीचे आएगा और बाकी सब ऊपर आएगा। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो कितना आता है, ई एन बराबर माइनस सब देखो 4। अच्छा इसको कटेगा नहीं, कटेगा तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 बटे यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सूत्र आ गया, कुल ऊर्जा का सूत्र आ चुका है। अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ई एन बराबर माइनस जो नियतांक भाग है वो बाहर ले लेते हैं। कौन कौन सा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई की पावर 4 और इधर तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर और इधर नीचे बचेगा कौन, एच स्क्वायर। तो देखो एक चीज मुझे बताओ, ये जो भाग है ये वाला भाग, ये पूरा नियतांक है ना, पूरा भाग क्या है, नियतांक है। ठीक है। अच्छा अगर इसकी जगह इसमें क्या करूं मैं, के का मान 4 पाई एप्सिलॉन डाल दूं तो के का मान सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन डाल दूं तो डालता हूँ, देखते हैं के 1/k स्क्वायर का मान सॉरी के स्क्वायर का मान ही डालना है। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, तो के स्क्वायर का मान यहाँ रखेंगे 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमको याद रखनी है, ध्यान रखना है कि जब भी एप्सिलॉन नॉट के पदों में निकालना है के का मान बहुत ही ध्यान से रखना है। तो देखो ई एन बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर ई की पावर 4 बटे एच स्क्वायर, सब अलग अलग कर रहा हूँ अच्छे से समझना है। फिर इधर हो गया जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब इधर रखना है किसका, के स्क्वायर का मान। भाई देखो 2 पाई स्क्वायर एम, यहाँ एम लिखा, यहाँ से करते हैं एम, ये ई की पावर 4। ठीक है, बटे एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब देखो इसका मान रखते हैं 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, अब जो भी कट पिट रहा है उसको काट दो, तो 2 से ही कट रहा 8 बार है ना, और पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर तो कट ही गया। ई एन का मान एप्सिलॉन नॉट के पदों में कितना आ गया, माइनस, ऊपर तो क्या बचा एम ई की पावर 4 बटे यहाँ क्या बचा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और इधर बाहर क्या बचा, तो ऊपर बचा जेड स्क्वायर, नीचे बचा क्या एन स्क्वायर। एक बार चेक करो इसकी, ये देखो एक बार देखते हैं। देखो दूसरी कट गया, यहाँ है 8, यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, एम ई की पावर 4 ऊपर बचा, जेड स्क्वायर ऊपर ही लिखा है हमने, एच स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 8। तो ये हमारे पास जो है इसके सूत्र आ गए। तो इसको बोल देता हूँ मैं समीकरण 6 होगी ना, इसको बोलते हैं समीकरण 7, इसको बोलते हैं समीकरण 8। ठीक है ना। अब देखो एक बार और देख लो, फिर उसके बाद में इस पूरे भाग को मिटा के वापस इस चीज को हमको वापस देना है। देखो कुल ऊर्जा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, 1/2 स्क्वायर। प्रथम अवधारणा से एम स्क्वायर का मान प्राप्त हो जाएगा इसको, जिससे कि हमको क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे आर है। ठीक है। अच्छा ऐसे ही क्या होगा, स्थिर ऊर्जा प्राप्त करनी है हमको, तो के q1 q2 बटे आर लिखना पड़ेगा। माइनस ये सूत्र होता है, इसको ये मैं तुम्हें बताऊंगा तीसरे चैप्टर जो होगा ना, तीसरा पार्ट पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। ठीक है, यू एन बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे
आर एन हमारे पास स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर बटे 2 आर एन आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आर एन का मान रख देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, के का मान रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट के रूप में हमारे पास समीकरण 7 और समीकरण 8 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देखो समीकरण 7 में क्या करता हूं मैं, समीकरण 7 में नियतांकों का मान रखने पर अब देखो नियतांकों का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ई एन बराबर मेरे पास आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास जो है प्राप्त होगा। ये तो किसने बताया मैंने तुम्हें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में बताया। ई एन बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऊर्जा है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है और एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा तुम अगर चाहो ना तो इनके ऐसे ऐसे ग्राफ भी बना सकते हो, जैसे ई एन हो गया और जेड स्क्वायर हो गया तो ई एन और जेड स्क्वायर समानुपाती ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ लिख देता हूँ ई एन समानुपाती जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ई एन जो है व्युत्क्रमानुपाती किसके, एन स्क्वायर के। ठीक है, फिर अगर ग्राफ बनाने की बोलेगा कोई तो क्या बन जाएगा, ई एन इधर आ जाएगा एन स्क्वायर, सॉरी यहाँ जेड स्क्वायर समानुपाती ना, तो जेड स्क्वायर यहाँ अगर एन स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारे चित्र जो है ग्राफ जो है प्राप्त होते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ से सीधा से देखा स्थिर ऊर्जा क्या प्राप्त हुई थी हमारे पास, 1/2 के जेड टी स्क्वायर बटे आर एन। ठीक है, सॉरी गतिज ऊर्जा की जो प्राप्त हुई थी वो 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन, और स्थिति ऊर्जा क्या प्राप्त हुई थी, माइनस के जेड टी स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, और कुल ऊर्जा जो हमारे पास प्राप्त हुई है वो क्या है, माइनस के 1/2 के जेड स्क्वायर अपॉन आर एन। अगर मैं सिर्फ इनके परिमाणों की बात करूं तो इनमें हम संबंध स्थापित कर सकते हैं, सिर्फ परिमाणों की बात कर रहा हूं मैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ई एन बराबर यू एन बटे 2। तो अगर यू एन को 2 से भाग दे देंगे तो ई एन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा अब देखो यू एन बटे 2 और ई एन जो है, इसको देखो और इसको देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास के एन आ जाएगा। अगर सिर्फ हम परिमाण की बात करें तो ऐसे लगा देते हैं ऐसे, तो ये परिमाण पता लग देता है। ठीक है, तो परिमाण की बात करेंगे तो क्या होगा, कुल ऊर्जा और विद्युत या गतिज ऊर्जा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। आई बात समझ में। अच्छा थोड़ा एक उदाहरण लेके देखता हूँ मैं। प्रथम कक्षा की ऊर्जा देखते हैं। प्रथम कक्षा की ऊर्जा कितनी थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रथम कक्षा की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसमें से माइनस हटा दो, है ना, कितनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा और कुल ऊर्जा अगर ज्ञात करनी है तो कुल ऊर्जा ज्ञात करनी, कुल ऊर्जा क्या, ये हमारे पास हमको अगर गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, इसका मतलब जो कुल ऊर्जा है उसके परिमाण का आधा कर दो, उसकी इसका आधा कर दो, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, परिमाण का आधा माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास हो जाएगा। इतनी बात समझ नहीं ठीक सबको, ठीक है ना। अब देख लो इसको, कर लो सॉल्व। तो बच्चा देखो इधर क्या है, थोड़ा सा गलती होगी इधर, है ना। ये देखो इसको क्या करना पड़ेगा, यदि यू एन का मान हमको ज्ञात करना है तो 2en होगा, ठीक है। और 2en 2 इंटू en का मान कितना है, ये ना E1 का मान माइनस 13.6, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको ये गलत है हमारा, इसको लिखेंगे अपन 27.8 जो है 27.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब सही है, थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है सही है। तो अब देखो, अब भले ही हम चाहो तो इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा गलती नहीं करनी है जैसे मैंने करी।